तो देखिए दोस्त, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को जो बताया था हाइपर कंजुगेशन वाला कॉन्सेप्ट, हाइपर कंजुगेशन में थोड़ा सा रह गया है। जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन 1 घंटे का पोर्शन है, आधे घंटे में हो जाएगा। कंपैरिजन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन तो कंपेयर कर ही चुके हो, वो कल वाली क्लास जब ऑनलाइन होगी उसमें बता देंगे। एक्चुअली हम बीच में ब्रेक नहीं करना चाह रहे हैं, जैसे फुल अभी 2 घंटे चलेगा, सिर्फ एक ही चैप्टर चले, कल जो ऑनलाइन क्लास है उसमें उसको पढ़ा देंगे। तो आज का चैप्टर है आपका आइसोमेरिज्म। शुरू करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का लेक्चर 1 है ना। पहली क्लास आपको बताने जा रहे हैं क्या है। तो टिपिकल जो आइसोमेरिज्म आप लोग जानते हो उसको हम नहीं पढ़ाएंगे इसमें अभी। पहले हम आपको बताएंगे कि क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। जैसे आप जानते हो ना आइसोमर्स की डेफिनेशन, सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर जानते हो, फिर स्टीरियो आइसोमर जानते हो, वो सब तो बाद में आते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं क्या जरूरत की चीजें हैं। जैसे लिखो, in general organic molecules having same molecular formulas and same molecular mass. in general in general organic molecules having same molecular formula and same molecular mass. In general organic molecules having same molecular formula and same molecular mass but different properties. In general organic molecules having same molecular formula, same molecular mass but different properties are known as isomers. In general, organic molecules having same molecular formula, same molecular mass, but different properties are known as isomers. है ना दोस्त? In general, isomers इनको बोला जाता है। ठीक है भैया? अब देखो दोस्त, isomers इनको बोलते हैं हम लोग, लेकिन इसमें एक और चीज है। अभी बोलोगे सर हाँ, इसके बाद हम सुनते थे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होते हैं जिनको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हो, फिर स्टीरियो आइसोमर बोलते हो, ऐसे ही तो बोलते हो। वो सब बाद में बताएंगे। उसके पहले हम आपको बता देते हैं बहुत सारी चीजें जिनकी जरूरत पड़ने वाली है। जैसे लिखिए, कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सुनो तो, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ अनसैचुरेशन लिखो, हेडिंग लिखिए इसी में। आइसोमेरिज्म वर्ड हम बता रहे हैं, पूरी आइसोमेरिज्म अभी नहीं, पहले आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो बहुत सारे पॉइंट्स है ना वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, और नंबर ऑफ अनसैचुरेशन का एक नाम और होता है डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, और इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। हो सकता है कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए आपको। कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और इसी को IHD बोलते हैं। IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, है ना दोस्त। तो अगर आपसे बोले कि नंबर ऑफ अनसैचुरेशन बताओ या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बताओ, या फिर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ अनसैचुरेशन बताओ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, IHD, ये सब एक ही चीजें होती हैं। या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी इसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी इसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, है ना। तो कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ अनसैचुरेशन और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ये सारे नाम एक ही हैं। अब एग्जाम में क्या कोई भी मिल सकता है, अगर आप जानते हो तो फैमिलियर हो तो अच्छा, नहीं जानते हो तो लिख लो इनको। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, समझ रहे हो। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, मतलब ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है दोस्त। तुम बोलोगे सर ये क्या होता है, तो हम तुमको सबसे पहले बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जानते हो, CnH2n, और क्या होता है इसमें, +2, एक हाइड्रोकार्बन से होते हैं। रुक जाओ, अगर सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन ध्यान से देखना, हाइड्रोकार्बन में एक होता है, आप लोग जानते हो, CnH2n+2। दूसरा क्या होता है, CnH2n। थर्ड क्या टाइप होता है, CnH2n-2।
फोर्थ क्या टाइप होता है? CnH2n माइनस 4। और भी टाइप हो सकते हैं, तुम्हारा मन करे लिख सकते हो CnH2n माइनस 6। बोलोगे सर हम तो ये सुने थे बचपन से ये एल्केन होता है, ये तो जानते हो। इसमें अनसैचुरेशन कितना होता है? इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बोलते हो कि नहीं? इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या जनरली इसको हम लोग एल्केन बोलते हैं ना। इसमें नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है? नंबर ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे कितना लिखते हो दोस्त? 0 लिखते हो। हाँ दोस्त, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू 0 आती है। बहुत बढ़िया। इसको क्या लिखते हो, क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये इधर वाले जितने भी हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब के सब क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। इतने जो लिखे हुए हैं दे ऑल आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये सारे के सारे। लेफ्ट वाला जो था वो सैचुरेटेड था। CnH2n को जनरली क्या बोलते हो? जनरली एल्कीन बोलते हैं, लेकिन एल्कीन हमेशा थोड़ी होता है, नहीं जानते हो। इसमें n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। ये हमेशा अल्कीन थोड़ी होता है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं मे बी एल्कीन, कह सकते हो। या इसी को हम लोग साइक्लो एल्केन भी तो बोल सकते हैं। साइक्लो एल्केन ऑनलाइन वालों दिख रहा है भैया ये है दोस्त, साइक्लो एल्केन। यस सर। हाँ दोस्त, जैसे C3H6 ले लो, तो C3H6 आप लोग जानते हो कि भैया ये भी हो सकता है प्रोपीन CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 ये भी तो हो सकता है। और एक क्या हो सकता है? साइक्लोप्रोपेन भी तो हो सकता है। तो साइक्लोप्रोपेन को भी तो C3H6 बोलते हो, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को भी C3H6 बोलते हो। तो इसे हम एल्कीन बोल सकते हैं या साइक्लो एल्केन बोल सकते हैं, बात बराबर है। अगर CnH2n की बात करोगे, इसमें अनसैचुरेशन कितना है? 1 अनसैचुरेशन है ना भाई। डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड को अनसैचुरेशन बोलते हैं, एक साइकिल को भी तो एक अनसैचुरेशन बोलते हैं। तो 1 अनसैचुरेशन। अच्छा, कोई कैसे लिखा जाता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन जो होता है या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जनरल फॉर्मूला में से अगर 2 हाइड्रोजन आप रिमूव कर दो तो एक अनसैचुरेशन हो जाता है। अब CnH2n + 2 लिखा हुआ है ना दोस्त, तो इसमें से 2 गायब कर दो, अगर मतलब 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो 1 अनसैचुरेशन हो जाएगा। तो CnH2n वाले केस में हम इसको क्या बोलते हैं? 1 अनसैचुरेशन। तो यहां से एक पहली चीज आपको ये समझ में आ गई, 1 अनसैचुरेशन लिखा है हमने। पहली चीज आपको ये समझ में आ गई कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन से अगर आप 2 हाइड्रोजन कम कर दे रहे हो तो 1 अनसैचुरेशन कहा जाएगा। बताओ भैया, 1 अनसैचुरेशन कहा जाएगा। बिल्कुल। इसमें कितने अनसैचुरेशन कहोगे? तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन से 4 हाइड्रोजन कम कर दिया, मतलब इसमें -4 किया होगा, तभी तो ये -2 आया बाद में। -4 करोगे तो +2 हट के -2 आ जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे? 2 अनसैचुरेशन है कि नहीं दोस्त? इस वाले में कितना आएगा? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन से कितने हाइड्रोजन कम किए? 6 हाइड्रोजन। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन में 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कॉजेज 1 अनसैचुरेशन। Deficiency of 4 hydrogen in general formula of alkane causes 2 unsaturation. Deficiency of 6 hydrogen from general formula of alkane causes 3 unsaturation. समझ रहे हो भैया? तो इसका मतलब है deficiency of 2 hydrogen from general formula of alkane causes 1 saturation and so on. तो deficiency of 8 hydrogen from general formula of alkane causes 4 unsaturation. तो हाइड्रोकार्बन्स के केस में आप लोग अनसैचुरेशन निकालना सीख रहे हो। क्या होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन के केस में अनसैचुरेशन की वैल्यू? कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन से कंपेयर कर लो। समझ में आ रहा है भाई? अगर कार्बन n है
और हाइड्रोजन की वैल्यू 2n-6 है, तो इसका मतलब है उसमें 4 अनसैचुरेशन होंगे। ठीक है, वन अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 2 वेज, ये भी समझ रहे हो। एक अनसैचुरेशन अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो या तो उसको डबल बॉन्ड के फॉर्म में लिख सकते हो या तो साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हो। समझ में आ रहा है भैया? पहले इतना कॉपी करो, बनाओ सब लोग, इतना जल्दी करो दोस्त। जल्दी करो भैया। Deficiency of 2 hydrogen from general formula of alkane causes 1 unsaturation. Deficiency of 4 hydrogen from general formula of alkane causes 2 unsaturation. देखो भैया, देखो deficiency of 4 hydrogen from general formula of alkane causes 2 unsaturation. Deficiency of 6 hydrogen from general formula of alkane causes 3 unsaturation. Or deficiency of 8 hydrogen from general formula of alkane causes 4 unsaturation. तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन से अगर आप हाइड्रोजन 2 कम कर देते हो तो कभी भी नंबर ऑफ कार्बन गिवन हो और हाइड्रोजन गिवन हो तो कार्बन के रिस्पेक्ट में आप हाइड्रोजन चेक कर लिया करो और देख लिया करो कि कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर हाइड्रोकार्बन एल्केन होता तो जितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे उससे कितने हाइड्रोजन कम है। तो अगर 2 हाइड्रोजन कम है तो 1 अनसैचुरेशन, 4 हाइड्रोजन कम है तो 2 अनसैचुरेशन, 6 हाइड्रोजन कम है तो 3 अनसैचुरेशन, 10 हाइड्रोजन अगर कम होंगे तो 5 अनसैचुरेशन एंड सो ऑन। कॉपी कर लिए इसको? तो उसको अपनी कॉपी में पहले लिखना शुरू करो, यहीं पे जहां भी लिख रहे हो। इसे करने के बाद डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन लिखो। डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन as compared to general formula of alkane. Deficiency of 2 hydrogen as compared to general formula of alkane causes 1 unsaturation. Deficiency of 2 hydrogen as compared to general formula of alkane causes 1 unsaturation. ठीक है भैया? Deficiency of 2 hydrogen from general formula of alkane या with respect to general formula of alkane causes 1 unsaturation. Deficiency of 4 hydrogen causes 2 unsaturation. ठीक है? Deficiency of 4 hydrogen लिखो उसके बाद deficiency of 4 hydrogen causes 2 unsaturation. अच्छा, deficiency of 4 hydrogen with respect to general formula of alkane बोला है हमने। Deficiency of 4 hydrogen with respect to general formula of alkane. ठीक है भैया? हटाएं इसको। और deficiency of 6 hydrogen, हाँ, deficiency of 6 hydrogen with respect to general formula of alkane causes 3 unsaturation. Deficiency of 6 hydrogen with respect to general formula of alkane causes 3 unsaturation. इसको कॉपी कर लियो, जल्दी कर लो इसको, फिर हम आगे बताते हैं। तो हम कुछ हाइड्रोकार्बन्स लिख रहे हैं, आप इसमें हमको बताओ कितने अनसैचुरेशन होंगे। सिंपल से आपको इसमें क्या करना है, कैलकुलेट IHD। ये जो क्वेश्चंस दे रहे हैं हम तुम्हें, इसमें IHD कैलकुलेट करना है या DBE कैलकुलेट करना है। अरे कुल मिला के नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है। पहला वाला मॉलिक्यूल है C3H6 और दूसरा वाला मॉलिक्यूल है C4H6, तीसरा वाला मॉलिक्यूल है C4H8, फोर्थ वाला मॉलिक्यूल है C5H8, फिफ्थ वाला है C5H10
आओ जल्दी आओ बेटा, कहाँ रह गए भैया? अच्छा ठीक है, जल्दी बैठो। इनमें आप निकाल के हमको बताओ। C6H6, हमको इसमें तुम लोग बताओ। C6H8, C6H10, C6H12, C7H8, C7H10। ये 12 क्वेश्चन है, इसमें आप हमको बताओ कि IHD क्या होगा, DBE क्या होगा। यहाँ और भी लिख रहे हैं, यहाँ और भी लिख रहे हैं, हमको आप बताइए। C7H ऐसे करके, C7H12, C8H6, C8H8। आप क्वेश्चन लिखो और बताओ क्या होंगे। C36H66, इसमें भी बताओ। इसमें बताओ। अभी तो हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन दे रहे हैं तुम्हें, कि हाइड्रोकार्बन लिखे, उसमें तुम्हें नंबर ऑफ अनसैचुरेशन बताना है ना। चलो, हाइड्रोकार्बन्स लिखे हमने सिर्फ, उनमें आपको बताना है अनसैचुरेशन कितने होने वाले हैं। जल्दी करो भैया। ये 21 हाइड्रोकार्बन लिखे हैं, इन हाइड्रोकार्बन्स में नंबर ऑफ अनसैचुरेशन बताओ। लो भैया, 21 हाइड्रोकार्बन है, इनमें आप बताओ। फिर हम हाइड्रोकार्बन के अलावा और चलते हैं। हमको ये बताओ दोस्त, अनसैचुरेशन निकालना है आप लोगों को। IHD इंडेक्स ऑफ है C3H6 1 होगा भैया। C3H6 देखो ना, ऐसा सोचो कि अगर C3 होता तो एल्केन क्या होना चाहिए था, H8 होना चाहिए था, और है क्या 6, तो 8 होना चाहिए, 6 है, 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा इसमें 1। और वैसे इसमें होना चाहिए था भाई C4H के बाद कितना होना चाहिए था 10, 6 है, 4 हाइड्रोजन की है, कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। इसमें ऐसे ही
1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें दोस्त 1, यहाँ पर 3। 3 बहुत बढ़िया दोस्त। 7th में सर 4, ये आंसर लिख रहे हैं हम। और यहाँ पे 3 यहाँ पे दोस्त सर 2 यहाँ पे सर 1 और यहाँ पे 11 सर 4 4 और इसमें आएगा 3 सर 3। ठीक। ये 12 क्वेश्चन होगा। किसी को डाउट इसमें? चलो वो लिखो 21 तक, फिर हम और बना रहे हैं। जल्दी करो बच्चा। स्ट्रक्चर देख के कैसे बताओगे? सर एक रिंग का और जो डबल बॉन्ड है उनका ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया। चलो 13 का आंसर बताओ कितना आएगा? 2 आएगा। इसमें 6 यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 इसमें 4 ही आएगा। यहाँ पे x y इसमें सर 2x + 2 - y 2x + 2 - y 2 - y अपॉन 2 ये आएगा। देख लो भैया, समझ में आ रहा है भाई? जनरल फॉर्मूला फेल्केन से तुम्हें घटाना बढ़ाना है बस। इसमें कितना आएगा? सर 7 और 4 इसमें 6 इसमें। सुनो इसमें आएगा 4। बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये है, ये देखो ये अभी भी बोर्ड पे लिखा है CnH2n। एक अनसैचुरेशन को साइकिल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसको डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कहीं साइकिल होगी, एक अनसैचुरेशन गिनोगे उसको, तो इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं? एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड। 3 डबल बॉन्ड है, एक साइकिल भी तो है। तो टोटल अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। एक साइकिल को भी अनसैचुरेशन काउंट करते हो, डबल बॉन्ड को भी अनसैचुरेशन काउंट करते हो। तो वन अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 2 ways, in the form of a cycle और in the form of a double bond। तो अगर एक डबल बॉन्ड कहीं पे लिखा है उसको एक अनसैचुरेशन काउंट करोगे आप, एक साइकिल भी कहीं लिखी है तो उसको भी एक अनसैचुरेशन काउंट करोगे। तो बेंजीन में तो एक साइकिल और 3 डबल बॉन्ड है, तो साइकिल खुद एक अनसैचुरेशन होती है, डबल बॉन्ड भी खुद एक अनसैचुरेशन होता है। समझ रहे हो भैया? तो हो जाएगा 4। ये नेफ्थलीन एंथ्रासीन में बताओ। सर 6 और 11 एक मिनट, कुछ लोग गड़बड़ गड़बड़ सा बता रहे हो। इसका नाम होता है क्यूबेन हाइड्रोकार्बन। 25th वाला क्यूबेन हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन में ही फंसा रहे हैं तुम्हें। क्यूबेन हाइड्रोकार्बन 25th वाले। 23 वाले में बताओ जरा। 7 बता रहे हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हो ऐसे देखो भैया, ठीक है साइकिल से देख ही सकते हो। बेंजीन ऐसे होता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो टोटल डबल बॉन्ड कितने हो गए? 5। साइकिल कितनी हो गई? 2। तो 7 आएगा इसमें। वैसे इसमें जब आओगे एंथ्रासीन में, तो डबल बॉन्ड इसमें सब कंजुगेटेड होते हैं ना, तो ऐसे कंजुगेटेड डबल बॉन्ड करोगे। टोटल डबल बॉन्ड कितने हो गए? 7। साइकिल कितनी हो गई? 3। तो क्या इसमें अनसैचुरेशन 10 आएगा?
क्यूबेन हाइड्रोकार्बन 25th वाला बताओ, क्यूबेन में क्यूबेन हाइड्रो, अभी देखो आइसोमेरिज्म हम पढ़ाएंगे, लेकिन आइसोमेरिज्म हमारे लेवल पे आना है तुम्हें तो ये सब पता होना चाहिए, नहीं तो हम भी कन्वेंशनल अभी वही स्कूल वाला शुरू कर दें, चेन पोजीशन, रिंग चेन, आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, वो सब भी आएगा, लेकिन वहां ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम कि जो तुम अगर ये सब नहीं जानते हो तो नहीं कर पाओगे फिर। बताओ, इसलिए आइसोमेरिज्म का बेसिक्स पढ़ा सर रहे हैं। 5, सर 5 आ रहे मेन हैं। आइसोमेरिज्म चल थोड़ी रही है अभी। हाँ, कितना बता सर रहे हो 5, इसका? सर 5। साइकिल गिने हो क्या? फेसेस कितनी होती हैं, फेस गिन रहे हो क्या? कार्बन से किया है। हाँ, कार्बन से कर, ये फेस नहीं, एक्चुअली तुम क्या समझ रहे हो इसको, इसमें लिमिटेशन होती है। फेस गिन रहे हो तो आप 3D पे आ गए, लेकिन हाइड्रोकार्बन में लिमिट होती है कि जितनी भी शार्प एजेस हैं वो कार्बन होनी चाहिए। एक कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। अब तो एक कार्बन इसको पकड़ो, 3 बॉन्ड ये कार्बन कार्बन के साथ बना ले रहा है, एक हाइड्रोजन आएगा ऐसे H, तो इसका मतलब ऐसे ही हर कार्बन के पास एक H लगा होगा। टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8, तो 8 कार्बन हो गए और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, तो क्या ये C8H8 है? बहुत लोग फेसेस से देखते हैं कि सर हम फेस ऐसे ऐसे कर लेंगे, 6 फेसेस हैं तो 6 साइकिल हो गई। 3D चल रही है क्या साले ये कोई? समझ रहे हो ना भैया? अरे एल्केन है, हाइड्रोकार्बन, जो भी हाइड्रोकार्बन, सॉरी, तो आप ऐसे करोगे ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के, इसका आंसर आएगा 5। बताओ दोस्त, जल्दी करो। तो कॉपी में लिखना शुरू करिए। वन अनसैचुरेशन कैन बी, मतलब ये ऑब्जर्वेशन जो अब ऑब्जर्वेशन है इसके बेसिस पे क्या लिखोगे? वन अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 2 ways। अच्छा, नहीं अभी कॉल कॉपी करता कर रहे हो क्या? हैं? कॉपी कर रहे हो क्या बच्चा? जल्दी करो। यार, रुको, रुक वन जाओ अनसैचुरेशन यार। कैन बी रिटन इन 2 ways। ए भैया, ये कौन है बातें कर रहा है? ऑनलाइन में कौन लग रहा है सो के उठा है अभी? बोलो नहीं भाई। ये 25th वाला हो गया। लिखो वन अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 2 ways। 2 तरीके हैं। पहला तरीका लिखो इन द फॉर्म ऑफ अ डबल बॉन्ड, और दूसरा तरीका लिखो इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। वन अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 2 ways। पहला वाला लिखो इन द फॉर्म ऑफ अ डबल बॉन्ड, और दूसरा वाला है इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। वन अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 2 ways, इन द फॉर्म ऑफ अ डबल बॉन्ड, और दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। ठीक है भैया? तो कहीं एक साइकिल है उसको भी एक कंसंट्रेशन ही काउंट करोगे, और कहीं एक डबल बॉन्ड है उसको भी एक कंसंट्रेशन काउंट करोगे। ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन के केस में। कोई बोले सर हाइड्रोकार्बन तो आपने बता दिया, अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एलिमेंट हो जाए, जैसे हम आपसे पूछते हैं, सपोज करो आपके पास लिखा है, फिर से लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, कैलकुलेट नंबर ऑफ अनसैचुरेशन और DBE और IHD। थोड़ा तेज लिखा करो बे तुम, साले पता नहीं आधा घंटा इधर उधर करते हो। अभी ये तुमको याद नहीं रहेगा, हम 4 बार रिपीट करें फिर तुम्हारे लिए। तुम दिखाओ क्या लिखे, थोड़ा तेज लिखने वाले की कॉपी रहती है, ज्यादा समझ में आता है, जल्दी दिखाओ। कैलकुलेट नंबर ऑफ अनसैचुरेशन DBE या IHD है ना, ये सब बताओ। इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस, जैसे आपसे पूछे हम कि भैया ठीक है आपने लिखा C3H6O, दूसरा वाला आपसे कोई पूछे, सपोज फॉर एग्जांपल लिखा है C3, देखो भैया यहाँ पे देखो H7 और N लिखा हुआ है, थर्ड वाला केस बोले कोई की, C6 लिखा है हमारे पास और H6O लिखा है, और फोर्थ वाला केस बोले कोई C6 और यहाँ पे लिखा है H7N लिखा हुआ है। फिफ्थ वाला केस अगर कोई आपसे पूछे, मतलब हम बता रहे हैं आपको बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं ना मॉलिक्यूल्स,
तुम बोलोगे सर हाइड्रोकार्बन होता था तो हम उसको जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन से कंपेयर कर लेते थे। अगर जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन में n नंबर ऑफ कार्बन के करेस्पॉन्डिंग 2n+2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन होने चाहिए थे, अगर उतने नहीं होते तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते थे कि डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन कॉजेज 1 अनसैचुरेशन। तो वैसे लेकिन अब ये हेट्रो एलिमेंट आ रहे हैं, हेट्रो एलिमेंट आ रहे हैं। कोई बोले अच्छा ये सब क्या होते हैं भैया। अब आप लोग देखो अभी जरा, जैसे हम आपसे क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, बोरॉन और ऑन लगा देते हैं। कोई बोले C4 हो गया आपके पास, है ना, H9 हो गया, बोरॉन हो गया। कोई बोले इसमें किसमें होगा। फिर आपसे 6 वाला पूछे कोई, C4 हो गया, H5 बोरॉन हो गया। कोई बोले चल क्या रहा है भाई, है ना। फिर कोई पूछे 7 बोरॉन भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया। आपसे हम पूछे C4 है ना, H5 है और नाइट्रोजन है। अब बताओ क्या होगा, कितने अनसैचुरेशन होंगे। 8th वाला एग्जांपल देखो, लिखा है सपोज करो C4, देखो तो C4 लिखा है, H4 लिखा है, O लिखा है। फिर 9th वाला देखो, इसको ऐसे लिखोगे तभी तो समझ में आएगा भैया। क्वेश्चंस लिखो, फिर 1 बाय 1 आप हमको बताओगे अभी क्या चल रहा है इसमें। कोई बोले N2O3 में बताओ अनसैचुरेशन कितना होगा। 10th वाला देखो, कोई बोले N2O5 में अनसैचुरेशन कितना होगा। 11th देखिए, कोई बोले लाफिंग गैस N2O में कितना अनसैचुरेशन होगा। 12th वाला देखो, देखो हम बोलोगे ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों लगा दिया, हमारा मन, हम जो भी लगाएं तुम अनसैचुरेशन बताओ बस, कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा। हम आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताओ। करते रहो भैया। ऐसे आप हमको बताओ इसमें कितना अनसैचुरेशन होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में इस स्ट्रक्चर को पढ़ाया है हमने, कुछ याद आ रहा है क्या है ये। लो, सफिनोन, सफिनोक्विनोन, फिनोफ्थलीन है ये, फिनोल्फ्थलीन फिनोक्विन। एसिडिक मीडियम में है। 13th बताओ, चलो आप बताते रहो बस, हम जो पूछ रहे हो बताते रहो हमको कि क्या क्या आएगा इसमें। चलो बनाओ बनाओ, और सब में बनाओ, सब में ट्राई तो करो यार, ऐसे कैसे चलेगा। तुम लोग करते जाओ, हम बस पूछ रहे हैं तुमसे, तुम आंसर बताते जाओ हमको। क्वेश्चन भी लिखो, आंसर ही बताओ। अभी हम इन सबका शॉर्टकट और ट्रिक भी बताएंगे। पंद्रह हो गए, इन पहले 15 को बताओ फिर और देते हैं। नहीं बता पाओगे, हम बताते हैं, चलो देखो। अच्छा ट्राई करोगे,
जल्दी करो, ऑनलाइन वालों तुम लोग भी कॉपी करो जल्दी। कुछ अगर आपको लग रहा हो तो बताओ, जो लोग कर सकते हो बताओ तो। आइसोमेरिज्म अभी शुरू करेंगे, लेकिन आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे तो उसमें ये सब जरूरी है, ये सब हम बार बार फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। अगर आप लोग नहीं बता पाओगे तो कैसे पढ़ पाओगे आइसोमेरिज्म? कि वही चाहते हो कन्वेंशनल पढ़ाना शुरू कर दें, स्ट्रक्चरल और यही सब बस ऐसे, उन सब में भी जरूरत तो आएगी। बताओ भैया, कुछ तो बताओ। पहले में 1 बता रहे हैं, दूसरे में 1 बता रहे हैं लोग। ओ, तीसरे में 4 आ रहा है, और बताओ। चौथे में भी 4 आ रहा है, और बताओ। नहीं कर पाओगे, हमारी बात सुनो, काफी लोग परेशान से दिख रहे हो। ऑनलाइन वाला तो कोई सांस भी नहीं ले रहा है साला, कुछ बोलता ही नहीं कोई। चलो इधर देखो, शॉर्टकट, शॉर्टकट देखो, गलती ना करो। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जानते हो? कार्बन होता है और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके पहले कौन सा होता है? बोरॉन, फिर बेरिलियम। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिख दिए हमने, ठीक है, मोस्टली एलिमेंट लिख दिए। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अरे इसके पीछे पहले लिखना चाहते हो तो Li लिख दो, तुम्हारा मन करे तो। नहीं समझ रहे हो? तुम्हारा मन ही कर रहा है अगर जबरदस्ती, तो लिथियम लिख लो ना। कोई बोले अब हुआ सेकेंड पीरियड का एलिमेंट सारा, हुआ कि नहीं हुआ? इनके हाइड्राइड्स की बात करते हैं, रुकिए अभी, ट्रिक है ये, और ये एब्सोल्यूट चीज भी है ये। हाइड्राइड ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ये जान जाओगे तो पूरी केमिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं बना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका हम सेचुरेशन ना निकाल पाओ, ठीक है? कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होगा। कार्बन क्या बनाता है अपना हाइड्राइड? CH4 बनाता है। नाइट्रोजन क्या बनाता है? NH3 बनाता है। ऑक्सीजन क्या बनाता है? OH2 बनाता है। F क्या बनाता है? FH, वही ठीक है, H हम बाद में लिख दे रहे हैं, FH बनाता है। B क्या बनाता है? BH3। बेरिलियम क्या बनाता है? BeH2 हाइड्राइड बनाता है। ऑनलाइन वालों दिख रहा है बच्चा? यस सर। Yes, sir. लिथियम अपना हाइड्राइड क्या बनाता है? LiH। ठीक, इतनी चीजें होती है, इनके हाइड्राइड हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट जो भी है, जो भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, उसको बोला जाए चलो बेटा तुम कार्बन की तरह बिहेव करो। अगर कोई बोले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्टिसिपेट कौन करता है? कार्बन पार्टिसिपेट करता है, 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाता है। अगर हम हाइपोथेटिकली अलाउ कर दें सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को, चलो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करो, तो सारे ये क्या करेंगे कि भैया हमें, अगर जैसे कोई बोले बोरॉन, बोरॉन बोले अगर हमें कार्बन की तरह किसी ने अलाउ कर दिया कि बिहेव करो, तो हमें 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ना। तो बोरॉन क्या कहेगा कि हमारी जगह क्या पुट कर दो? CH पुट कर दो। नहीं समझ रहे हो दोस्त? इफ बोरॉन इज अलाउड, है ना, कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है, जहां जहां कार्बन है उस जगह पे बोरॉन पुट करना है, तो कार्बन की जगह पे बोरॉन पुट करना है, या बोरॉन की जगह, बोरॉन को कार्बन बनाना है तो बोरॉन की जगह आपको CH पुट करना पड़ेगा।
नहीं समझ रहे हो? बेरिलियम को उसी तरीके, बेरिलियम की जगह क्या CH2 पुट करना पड़ेगा। जहां जहां पूरे केमिस्ट्री में बेरिलियम दिखे वहां CH2 पुट कर दो, देखो कार्बन की तरह हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। किसी मॉलिक्यूल में अगर आपको लिथियम दिख रहा है तो उस लिथियम की जगह CH3 पुट कर दो, तो वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? किसी मॉलिक्यूल में आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, उस नाइट्रोजन की जगह क्या पुट करोगे? CH पुट कर दो, क्योंकि H3 तो पहले भी है अभी, तो मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन दिख रहा है, उसकी जगह क्या पुट कर दोगे? CH2 पुट कर दो, तो क्या वो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा? और अगर फ्लोरीन दिख रहा है कहीं पे, तो उसकी जगह क्या पुट कर दोगे? CH3। हम ये कहना चाहते हैं, अगर सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स को अलाउ कर दिया जाए कि तुम चलो कार्बन हो गए हो, या तुम्हें हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करना है, तुम जहां जहां हो तुम्हें हाइड्रोकार्बन बन जाना है। कहीं भी पूरे केमिस्ट्री में किसी मॉलिक्यूल में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, कोई बोले चलो तुम्हें कार्बन बनना है, बताओ क्या करोगे? तो बोलेंगे हमको अगर कार्बन बनाना चाह रहे हो तो बोरॉन बोलेगा हमारी जगह CH पुट कर दो, तो हम भी CH4 जैसे बिहेव करेंगे। नाइट्रोजन बोलेगा हमारी जगह भी CH पुट कर दो, तब भी हम भी CH4 की तरह बिहेव करेंगे। समझ रहे हो? तो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनमें अनसैचुरेशन निकालते टाइम उनको हाइड्रोकार्बन की तरह ट्रीट तो करो तुम। तो ऑक्सीजन को बोलोगे कि भैया ऐसा है तुम किसी तरीके कार्बन बन जाओ, तो बोलेगा अगर हमको तुम कार्बन के तरीके निगाहों से देखना चाहते हो, कार्बन वाली आंखों से, तो तुम हमको मान लो हम CH2 हैं। समझ रहे हो? नाइट्रोजन क्या बोलेगा? अगर तुम हमको कार्बन के तरीके देखना चाहते हो कि हम पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन जैसा दिखे तुमको वर्चुअली, तो तुम हमारी जगह क्या पुट कर दो? CH। बोरॉन क्या बोलेगा? तुम हमारी जगह CH पुट कर दो। समझ में आ रहा है दोस्त? तो जैसे ही आपने इसकी जगह CH2 पुट किया तो कार्बन क्या हो गया? 4। ये क्या हो गया? H8। C4H8 का मतलब 1 अनसैचुरेशन। समझ में आ रहा है दोस्त? नहीं तो ऐसे तो कभी समझ ही नहीं पाओगे कि ये सब कैसे, स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हो भैया? समझ रहे हो भाई? ऑनलाइन वालों कोई डाउट? नो सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कहीं पे पड़ा हुआ है किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड में, तो आप उसकी जगह पे उसको फील करोगे कि वो हाइड्रोकार्बन जैसा बिहेव कर रहा है, तो उस एलिमेंट को कार्बन के रिस्पेक्ट में लिखोगे ना। तो ये ट्रिक होती है, बस इससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप करके बताओ, कोई डाउट इसमें? किसी को कुछ पूछना हो? नहीं तो हर बार तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और स्ट्रक्चर तुमको याद नहीं, किसी को याद नहीं। सर पहले कवन आएगा? पहले कवन आ गया क्योंकि तुमने हाइड्रोकार्बन के तरीके लिखना शुरू किया होगा ना, ये तो किया होगा ये सर। भैया। ठीक है, एक आध स्ट्रक्चर हो सकता है जानते हो, लेकिन बिना हाइड्रोकार्बन के तरीके लिखे आंसर नहीं आ पाएगा। समझे बच्चा? ये सर। बिना हाइड्रोकार्बन के तरीके आंसर नहीं निकाल पाओगे आप। मतलब आप ऐसे सोचो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी नाइट्रोजन लिखा है और उसको आप एक्सपेक्ट करना चाह रहे हो कि तुम भाई कार्बन के तरीके बिहेव करो, तो नाइट्रोजन बोलेगा ऐसा है, हमारी जगह तुम अगर CH पुट कर दो तो हम कार्बन की तरह बिहेव करेंगे। ऑक्सीजन बोलेगा हमारी जगह तुम CH2 पुट कर दो तो हम भी उसकी तरह बिहेव करेंगे, कार्बन के तरीके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां तुमको नाइट्रोजन दिखे, बोरॉन दिखे, वहां CH पुट कर दो। जहां जहां ऑक्सीजन दिखे वहां CH2 पुट कर दो। जहां जहां फ्लोरीन दिखे वहां पे CH3 पुट कर दो। जहां बेरिलियम दिखे वहां पे क्या पुट करोगे? CH2। अगर लिथियम दिख रहा है तो वहां क्या पुट करोगे? CH3। तो पूरे केमिस्ट्री में जहां जहां ये दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये पूरे हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे। अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड में, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब फ्लोरीन, उनकी जगह पे क्या क्या पुट करना है कि वो हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करेंगे। समझ में आ रहा है भैया? तो हाइड्रोकार्बन का आप तो जानते ही हो, अभी थोड़ी देर पहले निकालना सीखे हो कैसे अनसैचुरेशन निकालते हैं। ठीक है दोस्त, चलो बताओ फिर। नंबर ऑफ अनसैचुरेशन अब तो बता दो। सर 1144 7 पहले 5 का सर निकाल दिए।
है दोस्त, कर लिया नीतीश? तुम लोग बेटा पीछे वाले, है दोस्त कर रहे हो भैया? बताओ दोस्त, इसका कितना आएगा? 1, बहुत बढ़िया। इसका 1, इसका 4, इसमें 1, इसमें बहुत प्यारा दोस्त। N2O3 में N2O3 में नाइट्रोजन की जगह क्या पुट करोगे तुम? CH। ऑक्सीजन की जगह CH2। ये CH का होल ट्वाइस और ये ऐसे, अबे जैसे देखो ना, CH का होल ट्वाइस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? CH2 का होल थ्राइस। कौन सा हाइड्रोकार्बन बना ये? C5H8। कितने अनसैचुरेशन होते हैं? 2 आ जाएंगे इसमें। ठीक है भैया, तो ये तो हो गए 9 तक। कॉपी कर लो, हम इसको हटाने जा रहे हैं 9 तक। ठीक, समझ में आ रहा है दोस्त? कर ले रहे हो? बताओ दोस्त, और बताओ। 10th का क्या आएगा? 2, बहुत बढ़िया। इसमें 2 आएगा। फिनोफ्थलीन में कितना आएगा? 14। हाँ सुनो, फिनोफ्थलीन में क्या करना तुम, अब क्या बन, स्ट्रक्चर से देख लो ना। अरे बेंजीन रिंग का टोटल 4 होता है, 4 इसका हो गया, एक साइकिल 5, एक डबल बॉन्ड 6 और 4 इसका 10 और 4 इसका 10, 14। समझ में आ रहा है दोस्त? 14 आएगा। एक पूरी की पूरी बेंजीन रिंग का 4 अनसैचुरेशन होता है, एक साइकिल और 3 डबल बॉन्ड की वजह से। 3 बेंजीन रिंग है तो 4 4 4, 12 तो यही हो गया। एक साइकिल अलग से दिख रही है 13 और एक डबल बॉन्ड की वजह से क्या आ जाएगा? 14। टोटल फिनोफ्थलीन में 14 अनसैचुरेशन है, 14। समझ में आ रहा है भैया? क्या? अरे तो वो तो तुम अच्छा स्ट्रक्चर बना के स्ट्रक्चर देखते हो तब थोड़ी ऑक्सीजन को कहते हैं हम लोग। ऑक्सीजन की जगह क्या चाहते हो तुम? चलो ऑक्सीजन की जगह तुम रख दो CH2, तो CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया यहाँ पे, तब भी एक ही अनसैचुरेशन तो रहेगा। नहीं समझ रहा हो भैया? ऑक्सीजन की जगह CH2 पुट कर दो, यहाँ भी CH2 पुट कर दो, तब भी अनसैचुरेशन तो उतना ही रहेगा। तो वो जब O की जगह CH2 पुट करने वाला कॉन्सेप्ट है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पुट किया जाता है। साइकिल में तो सीधे डबल बॉन्ड और साइकिल देखते हैं। समझ गया दोस्त? तो दोनों तरीके देखो, कभी कभी सिर्फ साइकिल से भी चेक करना होता है और कभी कभी सिर्फ उससे देखना होता है। ठीक है दोस्त, चलो बताओ स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर और सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। चलो देखो 13 14 15 में बताओ। 7 और बताओ दोस्त, फिर 7 और बताओ दोस्त। पूछ रहे हैं 6 आएगा कि फिर 7 आएगा? कुछ गलत है क्या? लास्ट वाला कितना आ रहा है? लास्ट का बताओ, वो बता रहे हैं 7। पूछो तो जल्दी बताओ। ऑनलाइन वाला कोई बोलेगा लास्ट वाले का? हमको साले पूछना पड़ता है, इससे अच्छा तुम लोग को सबको बाहर एग्जिट कर देंगे, क्लास व्लास नहीं करने देंगे ऑनलाइन वाले। तुम लोग जो टाइम पास कर रहे हो साले वहां बैठ के, फिर जो ऑफलाइन आएगा फिर वही पढ़ेगा। घर वाले तुमको पढ़ने के लिए भेजे हैं, कोई साला रिस्पॉन्ड नहीं करता उधर से। ऐसे सब सर जानते 7 हो, आ रहा जवाब साले देते नहीं। लास्ट वाले में कितना आएगा? है। सर 7 आ रहा है। 7 आ रहा है, फिर इसमें भी 7, C9H7O2N। ठीक है, और O की जगह क्या पुट करोगे? CH2। N की जगह क्या पुट करोगे? CH। अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो 13 14 15 के 7 7 7 आ गए। अब तुम्हें पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी कैसा भी स्ट्रक्चर गिवन हो,
अगर पूरा स्ट्रक्चर गिवन है तो स्ट्रक्चर गिवन है तो कैसे निकालोगे? अरे उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड साइकिल काउंट कर लो बस। और अगर तुमको ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और उसमें हेट्रो एटम्स हैं, तो हेट्रो एटम्स की जगह पे क्या रखना है? क्या समझ पा रहे हो क्या रखना है? बताओ भैया क्या रखना है? कर लोगे कैलकुलेट? यस सर। यस सर। तो ये तो हो गया अनसैचुरेशन निकालने का तरीका जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। आइसोमेरिज्म अभी शुरू नहीं किया हमने, आइसोमेरिज्म तो अभी शुरू करेंगे। अभी तो ये हो गया, फिर आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, अनसैचुरेशन निकालना कुछ कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, निकाल लोगे ऐसे ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के भी। चलिए देखिए फिर आपको बताते हैं। लिखो राइटिंग स्केलेटन, राइटिंग स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइटिंग स्केलेटन, स्केलेटन। आइसोमेरिज्म नाम का चल रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ। राइटिंग स्केलेटन्स, स्केलेटन्स है ना, राइटिंग स्केलेटन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। है ना, राइटिंग स्केलेटन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हमें ये बताइए आप लोग, C2H6 का कितनी स्केलेटन बनेगी? दूसरा पूछेंगे हम C3H8 की कितनी स्केलेटन बनेगी? स्टेप बाय स्टेप चलो, ये मत सोचो बहुत इजी बता रहे हैं, इनका भी बहुत जरूरत है इन सब की। C4H10 की कितनी स्केलेटन बनेगी? C5H12 की कितनी स्केलेटन बनेगी? C6H14 की कितनी स्केलेटन बनेगी? तो C2H6 के कितने स्केलेटन होंगे? अरे एक स्केलेटन है। कोई बोले सर ये आपने CC लिखा, ये क्या है? अरे अंडरस्टूड है, बाकी बची हुई वैलेंसीज हमेशा किससे सेटिस्फाई की जाती है? हाइड्रोजन से। सिर्फ एक स्केलेटन आएगी। C3H8 में आप ऐसे करोगे, C C C, इसकी भी एक स्केलेटन आई। नहीं समझ रहा हूँ। C4H10 में क्या करोगे? एक ऐसे लीनियर स्केलेटन आएगी। दूसरी क्या होगी? यहाँ पे ब्रांचिंग कर दो, दो स्केलेटन आएगी। बाकी कार्बन की वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएंगी भैया। दो स्केलेटन आ रहे हैं इसकी C4H10 की। C5H12 की स्केलेटन देखो तुम लोग, अभी बाद में सुनो, पहले सुन लो, पहले यहाँ देखो स्केलेटन। अभी इनकी जरूरत आएगी। एक स्केलेटन ये हो गई, दूसरी स्केलेटन क्या है? 4 मेंबर की रिंग और यहाँ पे C, समझे? तीसरी स्केलेटन क्या है? 3 मेंबर की रिंग है यहाँ पे। कोई और स्केलेटन पॉसिबल है इसकी? जो भी स्केलेटन बनाओगे रिपीट होगी। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो भैया? C6H14 की कितनी स्केलेटन आएंगे? कोई बोले सर हम 6 कार्बन एक लाइन में लगा देंगे। कोई बोले नहीं सर हम 5 एक लाइन में लगाएंगे, एक यहाँ ब्रांचिंग कर देंगे। कोई बोले ब्रांचिंग इस जगह पे नहीं, ब्रांचिंग हम जो है मिडिल वाले पे करेंगे। कोई बात नहीं, कर लो कहीं भी। कोई बोले अभी और बनेगा, मान लेते हैं और बनेगा। 4 कार्बन की, कोई बोले हम यहीं यहीं ऐसे CC ब्रांचिंग कर देंगे। कोई बोले ठीक है सर हम ऐसे यहाँ यहाँ ब्रांचिंग कर देंगे। और बताओ कोई पॉसिबल है? और बताओ कोई पॉसिबल है? स्केलेटन C6H14 की कोई स्केलेटन पॉसिबल है? पूछ रहे हैं क्योंकि इसके जस्ट बाद ये तुम बताने जा रहे हो हमको C7H16 की टोटल पॉसिबल स्केलेटन। ना तो हमारे पास बोर्ड पे जगह है और ना ही हम बताने में इंटरेस्टेड हैं। हम आंसर सुनने में इंटरेस्टेड है जो तुम लोग अपनी कॉपी में बना के तो बता रहे हो। ऊपर वाले पहले देख लो स्केलेटन इसमें कोई गलत है? स्केलेटन इसमें कोई गलत हो तो बता दो, और नहीं है दोस्त तो हमको इसका आंसर बताओ। C7H16 के टोटल पॉसिबल स्केलेटन्स। कार्बन को अरेंज करना है अकॉर्डिंगली, बची हुई चीजों में तो हाइड्रोजन आके एडजस्ट। अच्छा इन सब में अनसैचुरेशन 0 है, ये ध्यान रखना। जितनी भी चीजें हमने दी हुई हैं हाइड्रोकार्बन अभी, इन सब में अनसैचुरेशन 0 है। टोटल पॉसिबल स्केलेटन्स बताने हैं तुम्हें, और टोटल पॉसिबल स्केलेटन्स वाला आप हमको बना के बताओ कितना आएगा। टोटल पॉसिबल स्केलेटन्स
टोटल पॉसिबल स्केलेटन्स हमको आप लोग बताइए। लास्ट वाले में, ऊपर वाले में किसी को गलत, अच्छा तुम ये छापने मत लगा करो, तुरंत सोच लिया करो कि ऐसा हम खुद बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। मतलब एक बार अपने आप से भी ट्राई किया करो अपनी कॉपी में, और फिर उसके बाद बोर्ड पे देख के बनाया करो। अगर दोस्त तुम लोग ऐसे ही बस देख के बनाते रहे तो कैसे चलेगा ऐसे। ये स्केलेटन C7H16 के टोटल पॉसिबल स्केलेटन्स आप लोग हमको बना के बताइए कि एक लोग बता रहे हैं 7, और कोई? हम पूछ रहे हैं तुम लोगों से। 8 आ रहे सर। एक लोग 8 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्त। और कोई? पूछ रहे हैं हम। 8 आ रहे हैं। 8 बता रहे हैं, और एक दो लोग 8 बता रहे हैं। हो सकता है 8 आ जाए, जैसा कि लोग बता रहे हैं। ये कम वाले क्यों बता रहे हो भैया? हो सकता है ज्यादा आ जाए, अब हो सकता है ज्यादा वालों ने रिपीट कर दिया हो, हमको नहीं पता, हम तो जस्ट पूछ रहे हैं अभी। तुम लोगों से पूछना भी एक तरह से गुनाह हो जाता है कभी कभी। ध्यान रखना ये सब बनाए हो कि नहीं बनाए हो जो हम बना रहे हैं। 7 तो हम ही ने बना दिए। 7 तो हम ही ने बना दिए, 8 आएगा लग रहा है। ये देखो 8 बन गए। क्या इतने ही आएंगे? क्या इतने ही आएंगे स्केलेटन्स? तुम बोलोगे सर बच्चों वाली चीज बता रहे हैं, बच्चों वाली नहीं है। पहली बात तो बना नहीं पा रहे हो, दूसरा अभी हम इसके यूज करने जा रहे हैं। समझ रहे हो भैया? 8 हो गए, 9th तो नहीं बना किसी से। तो C2H6 का स्केलेटन आया 1, इसका स्केलेटन कितना आया 1, इसका स्केलेटन 2, इसका स्केलेटन 3, इसका स्केलेटन 5, इसका स्केलेटन 8 आ रहा है। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? एक बात बताओ, बहुत मजेदार चीज है। फिबोनाची नंबर जानते हो क्या होते हैं? कहाँ से शुरू होती है 1, फिर ऐसे 7 1 से 1 3 1 1 3 कि 1 1 1 1 2 फिर 1 2 फिर 3 5 फिर। ये फिबोनाची नहीं दिख रहा है तुमको? नेचर Yes, के sir. लॉज एक्चुअली फिबोनाची नंबर ही फॉलो करते हैं। तुमको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। वैसे ही देखो, हमारा कोई मतलब वो नहीं कि हम तुमको आध्यात्मिक बना दें। नेचर के लॉज जो होते हैं फिबोनाची नंबर फॉलो करते हैं। नेचर के लॉज, आपने कभी वो फ्लावर जो सनफ्लावर देखा है? सनफ्लावर, अरे सनफ्लावर जानते हो? सूरजमुखी जो फ्लावर होता है, उसके जब तुम सीड्स देखोगे ना, एकदम बीच से सीड्स निकलते हैं, तो फिबोनाची पैटर्न पे ऐसे ऐसे गोल्डन रेशियो वाला, जानते हो? गोल्डन रेशियो फिबोनाची नंबर ही तो आता है। मोनालिसा की पेंटिंग देखे हो? यस सर। उसका जो फेस है वो बोलते हैं बड़े अच्छे से गोल्डन रेशियो में उसका फेस है ऐसे। गोल्डन रेशियो समझते हो? फिबोनाची नंबर से ही नेचर के बनाए हुए ही तो ये सारे के सारे लॉज। कोई भी अगर लीफ, जैसे जब हम लोग बोलते हैं बहुत सारे पेड़, जब जैसे सीड्स होते हैं, सीड्स, जब सीड्स पेड़ बनता है तो कुछ सीड्स डेड हो जाते हैं, कुछ सीड्स आराम से ग्रो करते हैं, सुने हो? और सीड्स नीचे रूट्स उसकी फैली होती है ना, तो ऐसे होती हैं उसमें रूट्स, ऐसे ही एक रूट है फिर उससे एक लाइन,
फिर उससे एक लाइन, फिर उससे 2 लाइंस, फिर उससे 3 लाइंस। ऐसे अगर ऐसे इस पैटर्न पे सीड्स ग्रो कर रहा है अंदर जमीन के अंदर, और उसके बाहर भी उसके जो फ्लावर्स होते हैं ऐसे निकल रहे हैं, तो वो पक्का अलाइव रहेगा वो। मतलब ये होता है फिबोनाची नंबर एक ऐसा नेचर का लॉ है, इसका मतलब है ग्रोइंग पाथ है वो। अगर फिबोनाची पैटर्न पे कोई चीज चल रही है तो नेवर एंडिंग चीज होती है। जैसे ये तो आप खुद ही समझ में आ रहा है फिबोनाची पैटर्न है ये। दूसरी चीज ये है कि आपको सनफ्लावर वाला बताया, उसके जो सीड्स होते हैं। तीसरी चीज क्या होती है कि कोई भी, अगर हम लोग जब जानते हैं कोई पौधा होता है ना, ट्री, तो ट्री की जो रूट्स होती हैं जमीन में, जब तक वो फिबोनाची पैटर्न पे चलते हैं तब तक पक्का वो हमेशा अलाइव रहेंगे। अगर फिबोनाची पैटर्न से अलग हो गए तो फिर क्या होता है, उनके डेड होने के चांसेस होते हैं, कट जाते हैं, कुछ और हो जाता है ना। उसके बाद भी सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी ट्री एक तरह से, कहीं हमने पढ़ा था तो बताया जाता है कि उसके ऐसे पैटर्न होता है, पहले 1 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके। तो समझ में आ रहा है फिबोनाची वाला? ऐसे ही हमको कहीं पढ़ते पढ़ते चीजें मिली, मतलब एक बात नेचर के लॉज में तुमको नहीं दिख रहा है, मैं एक एक कार्बन 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है दोस्त, ऐसे ही याद आ गया, थोड़ा सा ज्ञान की बातें बता रहे हैं। चलो जल्दी करो। ये क्लियर हो गया? अब हम आपसे पूछ रहे हैं स्केलेटन्स तो हो गए, अब हम आपसे पूछ रहे हैं ड्रॉ स्केलेटन्स। अच्छा सुनो, तो जैसे ये स्केलेटन्स हैं, इनमें से हम एक हाइड्रोजन को हटा के कोई फंक्शनल ग्रुप लगाना चाहते हैं, मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट लगाना चाहते हैं। जैसे हम आपसे पूछें, रुकिएगा अभी, C2H5 और यहाँ पे लगा देते हैं सपोज करो क्लोरीन, इसके टोटल पॉसिबल कितने स्केलेटन्स होंगे? इसके पॉसिबल स्केलेटन्स कितने होंगे? रुक जाना अभी, दूसरा तीसरा, रुक जाइएगा अभी, फोर्थ फिफ्थ। इनके पॉसिबल स्केलेटन्स C3H7Cl, मतलब हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे कर दिया है? क्लोरीन से। नहीं समझ रहे हो भैया? C4H9Cl, C5H11Cl, C6H13Cl, मतलब हमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा देना है। तो टोटल पॉसिबल कितने स्केलेटन्स बनेंगे? लिखो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्केलेटन्स ऑफ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्केलेटन्स ऑफ फॉलोइंग। अभी आइसोमेरिज्म नाम हमने लिया है, पढ़ाया थोड़ी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक्चुअली में शुरू भी नहीं किया है, उसके पहले ये सब बता रहे हैं, क्योंकि आइसोमेरिज्म में बहुत तेजी से ये सब यूज करेंगे। जो लोग आइसोमेरिज्म डायरेक्टली पढ़ाना शुरू कर देते हैं वो इन सब चीजों से तुम्हें वंचित रखते हैं। मतलब कैसे करोगे ये सब? देखो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्केलेटन्स ऑफ फॉलोइंग, draw all possible skeletons of following monosubstituted hydrocarbons, following monosubstituted hydrocarbons, है ना? तो कुल मिला के एक हाइड्रोजन को हमने कोई हटा के क्या लगा दिया? क्लोरीन। तो ये 5 हो गए। छठवां भी लिख देते हैं, सपोज करो C7H15Cl। चलो बनाओ, मोनोसब्स्टिट्यूटेड। जल्दी करो भैया। चलिए एक बताते हैं, 2 देख लो हमसे, सुनो तो। फर्स्ट वाला क्या है भैया? C2H5Cl। अच्छा सुनो, इसको बनाने के लिए ये करते हैं, ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
जब C2H5Cl बनाना होता है तो पहले हम C2H6 बनाते हैं, फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे ना। दो कार्बन को ऐसे आप बनाओगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, तो या तो तुम इस जगह से क्लोरीन हटा लो या तो इस जगह से क्लोरीन हटा लो, बात बराबर है, कहीं से भी हटाओ तो एक स्ट्रक्चर बनेगा C2H5Cl का। दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, C3H7Cl। इसमें सुनो तो, पहले C3H7Cl है तो C3H8 का स्ट्रक्चर बना लो। कितने स्केलेटन होंगे? एक ही पॉसिबल स्केलेटन है। हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। इससे लेफ्ट वाले से या राइट वाले से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लगाओगे तो एक स्ट्रक्चर आएगा, आइडेंटिकल आएगा। नहीं समझ रहे हो? यस सर। मिडिल वाले पे हाइड्रोजन हटा के अगर क्लोरीन लगाओगे मिडिल वाले पे तो ये दूसरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आपने क्लोरीन लगाया होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन रहा होगा। अरे समझ रहे हो, दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग बना नहीं रहे, एक ही में कर दे रहे हैं। ठीक है भैया? कोई बोले सर हम तीसरी बार यहाँ पे लगाएंगे, अरे तो पहला रिपीट कर जाएगा। समझ रहे हो दोस्त? तो इसके लिखेंगे नहीं, रिपीटेड वाले थोड़ी लिखेंगे। तो क्या C3H7Cl के दो स्केलेटन्स पॉसिबल है? तीसरा वाला एग्जांपल देखिए, ये वाले। एक बार तुम यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लगा सकते हो, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। एक बार तुम यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा सकते हो, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाओगे, क्या आएगा? दूसरा ही रिपीट कर जाएगा। यहाँ पे करोगे तो फिर पहला रिपीट कर जाएगा। नहीं समझ रहे हो? तो भैया हमें रिपीट जब कर रहा है तो हम बना लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे इसको। और सुनो, अभी इसके दो स्ट्रक्चर्स हैं। कोई बोले सर यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, लेकिन ये तीनों कार्बन तो आइडेंटिकल है, किनारे वाले जो टर्मिनल कार्बन है। तो किसी भी हाइड्रोजन से आप किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। चाहे इस कार्बन से निकालो, चाहे इस टॉप वाले कार्बन से, चाहे राइट वाले कार्बन से, एक ही स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ भी एक हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ से छटा के क्लोरीन लगाओगे कि यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर आएगा, दूसरा स्ट्रक्चर। ये 2 नंबर का मतलब दूसरा स्ट्रक्चर। समझ रहे हो भैया? तो C4H इसके C4H9Cl के कितने स्ट्रक्चर आए? 4 आ गए। बताओ दोस्त। वैसे ही फोर्थ वाला एग्जांपल देखिए, फोर्थ वाला जो है C5H11Cl। C5H11Cl का अगर आपको स्केलेटन ड्रॉ करना है तो मान लो क्लोरीन क्या हुआ करता था? हाइड्रोजन। C5H12 के स्केलेटन्स बना लो, ये सारे स्केलेटन बन गए 1 2 3। अब हाइड्रोजन फिट करो, हाइड्रोजन हटा के क्या लगाओ? क्लोरीन। एक बार यहाँ पे लगाओगे एक स्ट्रक्चर आएगा। समझ रहे हो? हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे रिप्लेस करोगे दूसरा स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे रिप्लेस करोगे तीसरा स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे करोगे तो सेकेंड रिपीट कर जाएगा, फिर यहाँ पे हटाते तो पहला रिपीट कर जाता। इसका मतलब अगर C5H12 का ये स्ट्रक्चर आपने चूज किया स्केलेटन तो सिर्फ 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे एक इधर पे आएगा, यहाँ पे अगर तुम करोगे तो बात तो बराबर है। ये दूसरा स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे, यहाँ तीसरा स्ट्रक्चर, यहाँ पे फोर्थ स्ट्रक्चर। लास्ट वाले में, मिडिल वाले पे तो कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, किसी भी एक किनारे से आप हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो बस। टोटल स्ट्रक्चर 8 बन गए। 8 बन गए ना? नहीं समझ रहे हो? फिफ्थ वाला अगर आप देखोगे जो है तुम्हारा C6H13Cl, इसके बना लोगे ऐसे ही। इसके कितने आए? 2 की पावर 0। इसके कितने आए? 2 की पावर 1। इसके कितने आए? 2 की पावर 2। इसके कितने आए? 2 की पावर 3। इसके कितने आए? नहीं आएंगे। समझ रहे हो भैया स्केलेटन्स? बाकी के बनाओ तब तो बताओगे। ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे करके तुमने बता दिया। ऑनलाइन वालों दिख रहा है, बहुत कचरा तो नहीं हो गया इसमें? समझ में आ रहा है भैया? समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा बताओ।
तो हमने आपको 5 एग्जाम्पल तक बता दिए, 4 एग्जाम्पल तक। 5 में बता रहे हैं 17 बनेगा, मतलब 2 की पावर 4 ना कर देना, इसका 17 है, इसका 2 की पावर 3 था, इसका 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 1 था, और इसका 2 की पावर 0 था। 17 वाले बना के दिखाओ, 8th वाले में बता दो। अरे समझ में आ रहा है भैया, ऑफलाइन वालों कोई डाउट है तो पूछो, हेजिटेट क्यों करते हो? नहीं बता पाओगे, डिफिकल्ट चीज हम समझ रहे हैं इसको। अभी आइसोमेरिज्म जब शुरू करेंगे तो इन सबको यूज करेंगे, और ये सब नहीं जानते होगे तो आइसोमेरिज्म हमारे तरह से नहीं कर पाओगे जिस तरह हम पढ़ाएंगे। और ऐसा थोड़ी कुछ अलग चीज पढ़ा रहे हैं, बेसिक्स ही पढ़ाएंगे, ये सब बेसिक्स तो है। कोई बोले ये सब हम भैया तो बहुत बेसिक है, स्ट्रक्चर बनाना सबसे बेसिक्स होता है, कुछ नई चीज थोड़ी बता रहे हैं। आईटी वाले इस दिन तुमको परेशान कर देंगे, कर भी नहीं पाओगे। स्केलेटन्स ड्रॉ करके ऐसे 1 2 3 के फॉर्म में कर लो भैया, टाइम लगेगा इसको बनाने में। जल्दी करो दोस्त। और थोड़ा बढ़ाओ, आसपास पहुंच गए बेटा, और थोड़ा बढ़ाओ। लास्ट वाले में ये बता रहे हैं 36, 39 आएंगे, ठीक है। कैलकुलेट करो लास्ट वाले में, कर लोगे? बताएं पहले तो 17 वाला ही बता दो। ऊपर वाले क्या 1 2 3 4 हो गया, हम हटा दें। ऑनलाइन वालों कोई डाउट 1 2 3 4 में? कुछ डाउट तुम लोग को लगता है कभी? ज्यादा तो नहीं लग रहा है भैया, कहोगे तुम फिर नहीं पढ़ाएंगे इतना। सर ठीक लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, बताओ तो, हटा दें इसको फिर ऊपर वाला। ये सर। चलो इसको भी अभी लिख देंगे फालतू बाद में। बताओ भैया, 17 वाला बता दें? देखो 1 2 3 इसी में हो गए, 4 तो रिपीट हो जाएगा ना, 4 वाला फिर वही 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 इसमें कोई रिपीट नहीं करेगा, 5 इसमें बनेंगे। इस वाले स्केलेटन में 5 बार हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इसमें। 1 2 3 और 4। ऑनलाइन वाला बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? नो सर। अच्छा ठीक है, इसमें सिर्फ 2 बनेंगे, और लास्ट वाले में 1 2 और 3 ये बनेंगे। 3 3 6 10 17 आ गए, इसमें 17 हो गए। किसी को प्रॉब्लम हो इसमें 17 में तो बताओ। कर लिया भैया? नहीं बता रहा हूँ।
ऑनलाइन वाले कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ दोस्त, ये 17 बना लो। बनाओगे तो कॉपी भर जाएगी, इसलिए जैसे हमने नंबरिंग किया वैसे वैसे करो। इससे आपको आइडिया लगेगा कि बस इतने ही पॉसिबल है। और देखो दोस्त, हो गया हो तो हम इसको 8th वाला नहीं बताए तुम लोग। है भैया, पता है दोस्त, तो आपने क्या रिजल्ट देखा? तुम लोग बहुत स्लो टाइप के लोग हो गए, हमारे बैच में पढ़ाने में मजा नहीं आता सर। इससे अच्छा तो 11th वाले रिस्पॉन्ड करते हैं दोस्त। C2H5X, C3H7X, C4H9X, C5H13X, और लास्ट में आ रहा है C7H15X। इसके स्केलेटन आपने बनाए 2 की पावर 0, इसके स्केलेटन बनाए 2 की पावर 1, इसके स्केलेटन बनाए 2 की पावर 2, इसके स्केलेटन बनाए 2 की पावर 3, इसके स्केलेटन 2 की पावर 4 नहीं 17 बनाए, और इसके स्केलेटन आप लोगों ने बनाए 39। ठीक है भैया? अरे 0 की जगह 2 की पावर 0 मतलब 1, इसका मतलब 2, 4, 8, ये आ गए स्केलेटन्स। X क्या है? कोई भी मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट है। X है क्या? X क्या है? X लिखोगे मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट। जल्दी बनाओ, रिजल्ट लिखो। X is monovalent substituent. X is monovalent substituent. X is monovalent substituent. बताया क्या दोस्त? चलिए देखिए, ये हो गया। लिखो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल aldehydes. Draw all possible aldehydes in following cases. Draw all possible aldehydes in following cases. Draw all possible aldehydes in following cases. देखो, हम आपसे पूछ रहे हैं C7, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो, C7, ठीक, H14O, फिर पूछ रहे हैं, रुक जाओ अभी, C8 H16O, फिर पूछ रहे हैं C6 H12O, C5 H10O, C4 H8O। ये क्वेश्चंस है, इसके आंसर बताओ। तो सुनो, तो एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड क्या होते हैं? जिनमें CHO रहे। अच्छा, इन सब में एक अनसैचुरेशन है, तो CHO को अलग कर दो। सुनो, तो CHO अलग कर दिया तुमने। CHO जब अलग कर दोगे इसमें से, तो बचेगा क्या? क्या C6H13 बनेगा, और C6H13 और X, इसके कितने आंसर होते हैं? 17 होते हैं। नहीं समझ रहे हो भैया?
तो ड्रॉ नहीं करना है, तुम्हें आंसर बताना है कि इसका आंसर सीधे, इसका आंसर कितना आएगा, 17 एल्डिहाइड आएगा। बनाओगे तो हालत खराब हो जाएगी। अभी हम आइसोमेरिज्म थोड़ी पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें सिर्फ बता रहे हैं कि स्केलेटन होते हैं। आइसोमेरिज्म अभी नहीं में, अब इसी का नाम बाद में आइसोमर्स कह देते हैं। C8H16O को कैसे लिख सकते हो, पहले आप CHO को अलग कर लो। CHO को अलग कर लिया तुमने, बचा हुआ क्या हो गया, H15। कितने होते हैं इस स्केलेटन के, 39 एल्डिहाइड बनेंगे इसके। इसमें अगर आओगे तो CHO को अलग कर लो, एल्डिहाइड मतलब CHO, बचा हुआ क्या है, C5H11। कितने आएंगे आंसर, 8 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें आ जाओ, CHO को अलग कर लो, बची हुई चीज क्या आएगी, C4H9। कितने होते हैं इसके, 4 होते हैं। एंड लास्ट वाले में भी आ जाओ ऐसे ही, CHO को अलग करने के बाद जो बचा होएगा वो C3H7 आएगा। और कितने एल्डिहाइड्स के होंगे, 2 एल्डिहाइड्स पॉसिबल है। अब सोचो अगर किसी को स्केलेटन बनाना ही ना आता हो तो ये सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाएगा, करेगा तो करीब 1-2 घंटा लगा देगा, समझ लो भैया। इसलिए स्केलेटन बना के तुम्हें याद करवा दिया हमने। जल्दी करो इसको। आंसर समझ में आ रहा है दोस्त, हो गया। लिखो ड्रॉ ऑल पॉसिबल, ड्रॉ या कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल कार्बोक्सिलिक एसिड्स, calculate all possible carboxylic acids in following cases, calculate all possible carboxylic acids in following cases, calculate all possible carboxylic acids in following cases। ए पार्ट लिखो, ए पार्ट लिखो, C8H16O2, C8H16O2। फिर लिखो नेक्स्ट वाला C7H14O2, C7H14O2। नेक्स्ट वाला लिखो C6H12O2, C6H12O2। नेक्स्ट वाला लिखो C5H10O2। एक और लिखो C4H8O2। किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट, समझ गए, रिपीट तो नहीं करना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाओ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है COOH अलग कर देना, बस समझ रहे हो। बनाओ, जैसे इसमें CHO अलग किया हुआ है उसमें COOH अलग कर देना। जल्दी करो दोस्त, हो गया। ए पार्ट में जिसमें C8H16O2 है, कितने 17 39 बन रहे हैं। दूसरा वाला है C7H14O2 17। तीसरा है C6H12O2 8 बनेंगे। थर्ड है C5, नेक्स्ट वाला C5H10O2 4 बनेंगे। और लास्ट है C4H8O2 2 बनेंगे। COOH ग्रुप को अलग कर दो, समझ में आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो क्या, लिखो
calculate all possible alcohols. Calculate all possible alcohols and ethers. Alcohols and ethers, दोनों ही. All possible alcohols and ethers. नहीं, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल अल्कोहल्स को क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, ईथर को क्वेश्चन नंबर 2 कर लो. इन फॉलोइंग केसेस, अल्कोहल क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, ईथर मतलब दोनों अलग अलग हैं. कैलकुलेट ऑल पॉसिबल अल्कोहल्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड ईथर्स क्वेश्चन नंबर 2 इन फॉलोइंग केसेस. इन फॉलोइंग केसेस, ठीक है. ए पार्ट लिखो, ए पार्ट सिंपल सा, ए पार्ट पहले. C3 H8 C3H8O. B part C4 H10O. C part. C5 H12O. और लास्ट लिखो C6 H14O. बस. अल्कोहल्स वाले में क्या करना है तुम्हें? अरे OH लगा दो बस. OH अलग करते चले जाओ. 4 क्वेश्चन है, चारों में OH अलग कर दो. तो बचा हुआ पार्ट पहले वाले में क्या आ जाएगा? C3H7, दूसरे में C4H9, तीसरे में C5H11 और फोर्थ वाले में C6H13. तो इनके अल्कोहल्स जो बन रहे होंगे वो तो 2 और इसमें 4, इसमें 8 और इसमें 17. ये अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं हम. लेकिन ईथर्स में बड़ा लफड़ा है. ईथर्स में तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा. देखो ईथर्स में जब तुम C3H8O ले रहे हो, सुनो तो, देखो तो, ईथर एक सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप होता है. होता कि नहीं होता? फंक्शनल ग्रुप में जानते हो क्या होता है? ऑक्सीजन बीच में होता है. यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे R और यहाँ पे R डैश. R और R डैश क्या हो सकते हैं? ये कभी भी H नहीं हो सकते अगर ईथर बनाना चाहते हो तो. समझ रहे हो? तो C3H8O में क्या COCC ऐसे कर सकते हैं? एक स्ट्रक्चर बनेगा. और कोई ईथर पॉसिबल है क्या? कोई ईथर नहीं पॉसिबल, अकेला एक ईथर है ये बस. C4H10O. रुक जाओ, यहाँ थोड़े से लफड़ा दिखेगा. इसमें ईथर्स अगर बनाना चाहते हो तो भैया तुम ये O बीच में लगा दो. एक बार C यहाँ पे कर दो, एक बार C यहाँ कर दो. कोई बोले सर हम इसको यहाँ पे एक ही C रखेंगे और यहाँ पे C कर सकते हैं. कोई बोले नहीं सर, हम एक कार्बन यहाँ रख के C ऐसे कर सकते हैं. क्या 3 ईथर्स बनेंगे? बताओ दोस्त. तो इसमें फॉर्मूला थोड़ी लग रहा है. फॉर्मूला कब लगता है? जब मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट होता है. यहाँ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ बीच में घुसा हुआ लिंकेज है. तो जब बीच में घुसी हुई लिंकेज है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसमें एनालिटिकल एबिलिटी तुम्हारी काम आएगी. समझ में आ रहा भैया? वैसे ही हाँ दोस्त, C5 अब हर बार फॉर्मूला ही थोड़ी चलेगा. C5H12O इसमें बनाना है तो बोलोगे ईथर का ये जनरल फॉर्मूला होता है. इसके तरफ एक बार ऐसे ही पहले एक कार्बन लगा दो. बाकी कार्बन क्या आएंगे? 4. फिर इधर एक कार्बन जब लगाए हो तो ये चारों कार्बन अपने तरीके अरेंज भी तो कर सकते हैं. नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो भैया? तो ऐसे CO और यहाँ पे ऐसे C और यहाँ पे C लगा दो. कोई बोले नहीं सर हम इसको ऐसे यहाँ C लगा देंगे, यहाँ C लगा देंगे. ठीक, सही है? नहीं समझ रहे हो?
यार बताते नहीं हो। अभी एक और पॉसिबल है, क्या वो CO C C C, ये चार तो डायरेक्टली आ गए, और ये चारों आप ऐसे भी कर सकते थे, CO के बाद C4H9, इसके भी चार होते हैं। अरे उन्हीं चारों को हमने एलेबोरेट करके लिख दिया यहाँ पे। एक तरफ सिर्फ ईथर के ऑक्सीजन के, सॉरी, एक तरफ क्या लगा दिया आपने, C, दूसरी तरफ क्या आएगा, C4H9, और C4H9 को कितने तरीके लिख सकते हो, चार तरीके। तो चाहो तो आप डायरेक्टली इसके चार कर सकते हो, या आप चारों बना लो। बनाओगे इसको? ठीक, अभी तो चार आए, चाहे ये लिखो चाहे ये चारों लिखो, बात बराबर है। अरे ये लिखो या ये चारों लिखो, बात बराबर है ना दोस्त। अभी और सुनो, अभी कोई बोले सर आपने इस ऑक्सीजन के इस तरफ एक ही कार्बन लगाया है, क्या हम इस ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड दो दो कार्बन लगा सकते हैं? तो बची हुई चीज इधर क्या होगी, क्या वो C3H7 होगी? और ये C3H7 कितने तरीके अरेंज कर सकता है, दो तरीके। इसके कितने बने थे, चार, इसके कितने होंगे, दो हो गए। नहीं समझ रहे हो? कोई बोले इन तीनों कार्बन को इधर लगा देंगे, C3H7, अरे तो रिपीट हो रहा है स्ट्रक्चर, नहीं समझ रहे हो? तो फिर रिपीट होगा, लेकिन फिर रिपीटेड है ये। अरे इसको पलट दिया तुमने, इसको ईथर सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके जो लेफ्ट साइड लगाए हो अगर राइट कर दोगे, राइट वाले पे लेफ्ट कर दोगे, बात तो यही दोनों बनेगी। तो रिपीटेड आएंगे ये। ऑनलाइन वालों दिख रहा है दोस्त? यस सर। दोस्त, Yes, sir. तो टोटल इसके कितने बने, 6 आंसर आएगा, सिर्फ 6 आएगा। रिपीटेड वाले नहीं समझ पा रहे हो क्या? अब इसने इतने रुक जाओ, बाकी बना लोगे? चलो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट वाला देना, इसको ड्रॉ करो जल्दी, ड्रॉ करो जल्दी। आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट में भी आधी क्लास ऐसे ही चलेगी, फिर आइसोमेरिज्म शुरू होगी। लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हो जाएंगे कि आइसोमेरिज्म में जो लोग, आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन आता है नॉर्मल वाला लोग कर नहीं पाते, सिंपल सिंपल सा जब आता है, क्योंकि उनको यही सब नहीं पता है, बेसिक्स। लिखिए नेक्स्ट। अभी ड्रॉ कर रहे हो क्या, लिख रहे हो क्या भैया? लिखो, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल ईस्टर्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब क्वेश्चन ही है आइसोमर्स के, लेकिन बिना आइसोमेरिज्म पढ़ाए चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉमन नॉर्मल एनालिटिकल एबिलिटी लगती है। बहुत लोग बोलते हैं ना आइसोमर देख के उनकी हालत खराब हो जाती है, पता नहीं आइसोमर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल दिमाग लगाना है यहाँ पे, आइसोमर थोड़ी बनाने हैं तुम्हें। हमने कहीं नहीं बोला आइसोमर बनाओ, हम तो बस स्केलेटन बनवा रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनवा रहे हैं ना तुमसे। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम्हें नई थ्योरी आइसोमर्स पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, तो ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, लिखो, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल ईस्टर्स, ईस्टर्स ESTER, ईस्टर्स, calculate all possible esters of molecular formula, calculate all possible esters of molecular formula, calculate all possible esters of molecular formula। ABCD पार्ट, चलिए ए पार्ट लिखिए, ए पार्ट बहुत सिंपल सिंपल सा देंगे, ए पार्ट ये तुम लोग करोगे, ए पार्ट। C3H6O2, C3H6O2, बी पार्ट लिखो। C4H8O2, C4H8O2, सी पार्ट लिखिए। C5H10, C5H10O2, और लास्ट वाला लिखिए C6H12O2, C6H12O2। ठीक है, इनमें से हम एक बता देंगे तुम्हें। अच्छा बना के दिखाओ तुम लोग,
आंसर बताना, ऑनलाइन वालों तुम लोग भी और ऑफलाइन वालों तुम लोग भी, हमको आंसर बताओ क्या आएगा। इन्होंने बोला, कौन सा क्वेश्चन क्या है पहला वाला? C3H6, इसका क्या बनाया हो? O2, सर बनी है। यही है ना C3H6O2, ये बता रहे हैं 1। किसी और का कोई आंसर बताओ, नहीं तो आगे बढ़े हैं। अरे किसी और का कोई हो तो बताओ, नहीं तुम इसको छोड़ के आगे बढ़े आप। ऑनलाइन वाला कोई डाउट किसी को? नो सर। गलत है साले, सबका गलत है। इधर देखो, सबका गलत है। ईस्टर सबका गलत है, इसका 1 आंसर आएगा नहीं, 1 से ज्यादा आएगा। पहले देख लो, यही तुम लोग सर दर्द कर दिए। ईस्टर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, देख लो ध्यान से, और O फंक्शनल ग्रुप होता है, इसे ईस्टर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? R1, यहाँ पे क्या होता है? R2। R2 कभी H हो सकता है क्या? अरे R2H कर दोगे तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कभी नहीं होगा। लेकिन R1 हो सकता है क्या H? बिल्कुल हो सकता है। नहीं समझ रहा हो? क्योंकि फॉर्मिक एसिड का ईस्टर तो बनता ही है। ये पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है? तो सुनो तो, अभी ये ईस्टर के बारे में हो गया। क्या हम एक बार यहाँ पे H कर दें और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O, और बचे हुए कार्बन क्या हैं? 2 कार्बन बचे हैं, एक ये बन जाएगा, दूसरा वाला। एक बार यहाँ पे C कर दें और डबल बॉन्ड O और O C कर दें, तो ये 2 ईस्टर बनेंगे इसके। इसका मतलब H भी 2 ईस्टर बनेंगे। फॉर्मिक एसिड का ईस्टर होता है ना, नहीं जानते हो? DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड जानते होगे। फॉर्मिक एसिड का अमाइड भी बनता है। DMF SN2 में सॉल्वेंट होता है, फॉर्मिक एसिड का ईस्टर भी बनता है। इसका मतलब इसमें R1H हो सकता है। तो अब तुम बताओ C4H8O के कितने ईस्टर बनेंगे? तो पहले तो H लगाओगे ना, यहाँ पे क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O और O के साथ यहाँ क्या बचेगा? C3H7, 2 आएंगे इसके ईस्टर। फिर कौन सा आएगा? एक कार्बन लगा के C डबल बॉन्ड O और O और C2H5, इसका कितना आएगा? 1। बताओ, 3 आएंगे कि कुछ और आएंगे? ये तुम लोग यही नहीं बताते हो ना, 3 आएंगे इसके। एक नहीं साले, अभी और आएंगे, देखो। हाँ मतलब और आएगा, CCOC, एक और आएगा, 4 हो जाएंगे टोटल ईस्टर। यही तो गलती करते हो तुम लोग ठीक से बताते नहीं हो। जितना पढ़ाया हमने, कोई आइसोमरिज्म पढ़ाई नहीं, बताया हमने। कोई और चीज हमने आपको कुछ बोला ही नहीं। नॉर्मल चीजें पूछ रहे हैं, वो सब कुछ पढ़ा के पूछ रहे हैं, ये सब पढ़ाया हुआ है तुम्हें। फंक्शनल ग्रुप बता रहे हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हो। तुम सोचते हो हमारा IIT में अच्छी रैंक आ जाएगी। थोड़ा दिमाग लगाओगे तब तो आएगा। इस एटीट्यूड के साथ और इस पढ़ाई के साथ, इस एक्टिवनेस के साथ नहीं सिलेक्शन होने वाला दोस्त। थोड़ा और एक्टिव बनो। बनाओ, कोई डाउट इसमें किसी को? 4 हो गए, बाकी वाले तो बता दो। बाकी वाले नहीं बताओगे भैया? लो, क्या बता रहे हैं? C5H10O2 के ईस्टर्स बनाने हैं। ईस्टर्स, तो ईस्टर में एक बार तुम पहले ये बनाओ, H लगा दो यहाँ लेफ्ट साइड, तो बचा हुआ क्या आएगा? C4H9 आएगा, 1 इसके 4 आएंगे आंसर, 4 ईस्टर। एक बार C लगा दो लेफ्ट साइड,
तो यहाँ राइट साइड क्या आएगा, C3H7, इसके 2 आते हैं, लेफ्ट साइड 2 कार्बन लगा दो तो राइट साइड ऑटोमेटिकली 2 ही कार्बन बचेंगे, इसका 1 आएगा। अब तुम लेफ्ट साइड क्यों नहीं तुम C3H7 लगा देते और राइट साइड सिर्फ 1 कार्बन लगा दो, तो इसके भी तो 2 आएंगे, और 2 यहाँ पे किसकी वजह से, जो लेफ्ट वाला C3H7 है इसकी वजह से 2 आएंगे, आएंगे कि नहीं? अरे इनका अरेंजमेंट 2 तरीके हो सकता है ना भाई, जैसे इसका अरेंजमेंट 4 तरीके होता था, तो टोटल आंसर अभी भी तुम लोग आधा अधूरा बताते हो। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर अरेंजमेंट नहीं होगा इस तरह में, तो 4 2 6 3 9 9 आएंगे इसके आंसर। नहीं समझ रहे हो दोस्त? किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं डाउट है तो अच्छा है, अगला वाला करो क्वेश्चन। देख रहे हो कैसे गलत, सब के आंसर तुम लोग कहीं ना कहीं गलत बता रहे हो, ऐसे बताओगे तो कैसे चलेगा, ऐसे बताओगे तो कैसे चलेगा। ए नहीं बनाओगे भाई, कब बनाओगे? एक लोग बता रहे हैं 20, बाकी लोग कोई बताओ 20 ये बता रहे हैं। हमने बोला है C6H12O2, इसके ईस्टर्स एक बार H लगा दो, H, C डबल बॉन्ड O, और O के साथ C5H, C5 और H, लोग बताते ही नहीं हो। 11 कितने आएंगे इसके, 8 हो गए, बताओगे तभी तो आंसर हम कर पाएंगे, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। फिर एक बार C लगा दो लेफ्ट साइड, इधर पे क्या आ जाएगा, O के साथ C4H 9, बहुत बढ़िया दोस्त, कितने 4, बहुत अच्छे दोस्त। लेफ्ट साइड में 2 कार्बन लगा दो तो राइट साइड में जो कार्बन बचेंगे क्या वो C3H7 2 आएंगे, इन दोनों के अरेंजमेंट, इसकी अरेंजमेंट की वजह से आएंगे 2। अब इधर लेफ्ट साइड ले आओ तुम C3H7, और ये अनसिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप है ना, इसलिए लेफ्ट राइट में अलग अलग आएंगे ये सब स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे CC कर दो, इसके भी 2 हो गए। अब लेफ्ट साइड पे तुम एक काम करो, एक कार्बन और ले आओ, क्या हो जाएगा C4H9, और यहाँ पे सिर्फ एक, क्या 4 हो गए फिर से इसके, टोटल इतने बनेंगे 20 बताओ दोस्त, ऑनलाइन वाले कोई डाउट इसमें? 20 बन गए। तो इस किन किन स्केलेटन्स की वजह से हुआ भाई, फंक्शनल ग्रुप को हमने हमेशा इंटैक्ट रखा, ये वाला HCO ये सब फंक्शनल ग्रुप तो हमेशा वैसे ही फंसा रहेगा। उसके लेफ्ट राइट पे जो ग्रुप्स हैं, जैसे C5H11 को कितने तरीके लिख सकते हो, 8 तरीके, अभी यही तो पढ़ाया था आज। C4H9 को कितने तरीके लिख सकते हो, 4 तरीके। C3H7 को कितने तरीके लिख सकते हो, 2 तरीके। C3H7 अगर लेफ्ट साइड आ जाएगा तो भैया C डबल बॉन्ड O के बगल आ गया, यहाँ O के बगल हुआ करता था तो अलग अलग आएगा। बताओ दोस्त, लिखो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल, रादर कैलकुलेट ऑल पॉसिबल कीटोन्स, calculate all possible ketones, calculate all possible ketones, है ना? सुनो, कैलकुलेट नहीं, IIT में एक बार क्वेश्चन आया है, लिखा कैलकुलेट ऑल पॉसिबल कीटोन्स लिखा, एंड ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स एज वेल, and draw all the structures as well, and draw
ऑल द स्ट्रक्चर्स एज वेल, स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं, है ना। अब इसमें ए बी सी डी ई, ए बी सी डी लिखो जरा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ए पार्ट, C3 ऐसे, हाँ C3H6O बी पार्ट, C4H8O, C4H8O सी पार्ट, C5H10O डी पार्ट, C6H12O, रुक जाओ, हाँ एक और ई पार्ट, C7H14O, जानते हो ये C7H14O कब आया है? अभी 2 साल पहले एडवांस में क्वेश्चन आया था, 2-3 साल पहले, बोला था कि भाई 100 मॉलिक्यूलर मास के कीटोन्स हैं सारे स्ट्रक्चर्स, उनका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराया गया तो कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बने। अब तुम लोग 12th पास में, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। इसका मतलब सोचो, वो तुमसे क्या चाहते हैं कि तुम्हें कीटोन बनाना आना चाहिए पहले, है ना। कीटोन बनाने के बाद उनका रिडक्शन करा के ऑप्टिकली एक्टिव भी चेक करना आना चाहिए। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी तुम लोग से बातें तो कर ही सकते हैं, जानते हो, लेकिन C7H14O के सारे कीटोन बनाओ तो। वैसे C7H14O का क्या मॉलिक्यूलर मास 100 आ रहा है क्या? बताओ जरा, शायद यही क्वेश्चन था। कितना आ रहा है C7H14O का? 100 आ रहा है क्या? C6 वाले कितना आ रहा है? C6 वाले का 100 आ रहा है ना। अच्छा, तो वो क्वेश्चन नंबर डी था। फिर आईआईटी वालों ने अभी 2 साल पहले एडवांस में क्वेश्चन दिया इंटीजर में, बोले कि मॉलिक्यूलर मास 100 वाले सारे कीटोन हमें पता है, उनको हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराया, कितने ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन मिले। तो पहले तो तुम्हें कीटोन बनाने आने चाहिए, ठीक है, हमने उससे एक स्टेप आगे भी दे दिया, C7H14O, समझ रहे हो। तो पहले स्ट्रक्चर बना लो। अब उसमें कोई बोलता कि वो क्वेश्चन हमें आईआईटी वालों ने दिया था, उसका हमें तो पढ़ाया नहीं गया, ऐसा कहीं। वो आइसोमेरिज्म में थोड़ी पढ़ाया जाएगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, आइसोमेरिज्म थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम, तो सिर्फ बातें बता रहे हैं अभी कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं। ड्रॉ करके बताओ, सुनो, ए बी सी और डी, ए बी सी डी तक तो सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ई वाले में भले स्ट्रक्चर ड्रॉ ना करना। जो शुरुआत के 4 ऑप्शन है उनमें हर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, ड्रॉ करके, सी 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 इधर लेफ्ट राइट ऐसे। ये नहीं कि फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन याद आ रहा है किसी को, इंटीजर वाला जो हम बता रहे हैं? अरे तुम लोग 12th पास में हो, कितने देखे नहीं हो क्या पुराने क्वेश्चन कभी? एकदम से नहीं पढ़े, देखा है? बहुत बढ़िया, चलो बताओ। 18 में आया था शायद, चलो बताओ। 2018 में C6H12O वाला ही हम ही बना देते हैं। कहो, बहुत दर्द होगा तुम लोगों को बनाने में, साले ऐसे बनाते हो नहीं। ऑल कीटोन्स, इसका मॉलिक्यूलर मास 100 है। खैर, तो एक कीटोन ये बनाते हैं, सिंपल सा। देखो, कीटोन बनाना है, गलती से एल्डिहाइड ना बना दें, तुम लोग का साले समझ में नहीं आता, तुम एल्डिहाइड भी बना सकते हो कभी भी। जब मैंने बोला कीटोन तो कीटोन, लो 4 तो हम ही ने बना दिए।
5 बना दिए लो। छह बना दिए। और कोई बनेगा इसमें? हम पूछ रहे हैं आप लोगों से। 6 हमने बनाए बोर्ड पे, तुम लोग बताओ। कीटोन्स बना रहे हैं, एल्डिहाइड नहीं बनाया हमने कहीं भी। तुम लोग, हमको लग रहा है ये 6 ही 6 नहीं बनाए। लो यार, तुम लोग का तो भरोसा नहीं, क्या बनाते हो। पूछ रहे हैं बे, नहीं बताओगे तुम लोग? क्या और कोई कीटोन हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता, हम पूछ रहे हैं भैया, देख लो तुम लोग, बताओ। नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, बताओगे तो मानेंगे ना उसको। अरे तुम लोग तो यार, नहीं हो सकता ना। हाँ तो बताया करो फिर। 6 ही कीटोन बनेंगे। सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप है कीटोन भैया। यही आईआईटी में आया था और बोला था कि इसके सारे कीटोन बनाओ, फिर उनके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराओ। रिडक्शन कराने के बाद कितने ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल्स मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, तुमसे कायरल कार्बन भी पहचानवाना सिखवा लिया था, और रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फंक्शन भी पहचान लिया था उससे, और स्केलेटन्स बनाना भी तुमसे सीख लिया था। अब जिसको ये सब नहीं पता, वो बोलेगा कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, ये ना तो चेन है ना पोजीशन है, वो सब अलग की चीजें होती हैं। वो तो कन्वेंशनल चीज है जो बुक्स में लिखी मिल जाती है और उसको स्कूल से लाइन से पढ़ाया जाता है स्कूल के टेक्स्ट बुक में। ये सब पढ़ाने वाली चीज थोड़ी है। समझ में आ गया भैया? बाकी वाले नहीं बताओगे क्या? कर लोगे बाकी वाले? लो दूसरा है क्या? C4H8O, एक ही आएगा इसका। C4H8O का सिर्फ एक कीटोन आएगा, तीसरे का 3 आएगा। ठीक है, चौथे का तो बना ही दिया। ये कितना आ गया? 6। ठीक दोस्त, इसको रिवाइज करके आना, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दोस्त, अब आप लोग ब्रेक ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट हो तो पूछ लो। चलो भैया।